जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। और दोस्तों, हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। और अगर सेलिब्रेट करते भी हैं तो इसको हम लोग 26 ऑफ जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। उस पूरी हिस्ट्री को आज हम लोग समझेंगे, इस पूरी कहानी को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। मेरे साथ मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए समझते हैं कि आखिर हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें इस जर्नी को समझना पड़ेगा। पहले इस जर्नी में 3 शब्द आएंगे। एक शब्द है कॉलोनी, दूसरा टर्म है डोमिनियन और तीसरा टर्म है सोवरेन। क्या मतलब इनका, पहले इस बात को समझ लेते हैं। कॉलोनी का मतलब यह हुआ कि किसी दूसरे देश ने हमारे देश को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। इंडिया पर पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा था। तो कहा जाएगा कि इंडिया जो है 1947 से पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी ही व्यवस्थाएं ब्रिटेन देखता था। तो हम लोग उनकी कॉलोनी हुए। उसके बाद 1947 में हमारे देश को मिल जाती है आज़ादी। आज़ादी मिलने के बाद हम तो फ्री कंट्री होने चाहिए थे, लेकिन 1947 से लेकर के 1950 तक हम कहलाए डोमिनियन, हालांकि फ्री कंट्री हैं। डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि हमारा ये देश है, इस देश के इंटरनल जितने भी मैटर्स हैं और एक्सटर्नल जितने भी मैटर्स हैं, जो कोई भी चीज़ें होंगी, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे हमारे देश के अंदर के मामले हों, कुछ भी हो, इस सभी चीज़ों को मैनेज हम लोग खुद करेंगे, हमारी सरकारें करेंगी, सब कुछ हमारे हाथ में होगा। लेकिन हम ये मानेंगे सिर्फ कहने के लिए कि जो ब्रिटेन के राजा हैं वही हमारे भी राजा होंगे। तो कहने के लिए ही सही, लेकिन किसी और देश का एक राजा हमारे देश का भी राजा हुआ करता था। इस स्टेटस को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। अब हुआ क्या, 1947 में हमारे देश को मिल गई आज़ादी। अब आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से। कहानी यह है कि अभी तक जो है इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा। तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आज़ादी मिल गई तो ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे आज के बाद। अब कोई तो कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी एक के हाथ में पावर नहीं दी जाएगी तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर आपस में सब लोग लड़ जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास में समझा था कि पावर वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। वो किसी भी जगह के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो यहाँ पर पावर वैक्यूम ना क्रिएट हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि किसी एक को गवर्नमेंट सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, उसके हाथ में सारी चीज़ें सौंप दी गई कि हाँ ठीक है, आप यहाँ से देश चलाइए। इसी समय पे एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसका काम यह था कि एक रूल बुक रेडी करी जाएगी और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग हमारा देश को चलाया जाएगा। इस रूल बुक को आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर रूल बुक रेडी करी जा रही थी इस पीरियड में अगर रूल बुक को रेडी करी जा रही थी तो इस पीरियड में हमारा देश कैसे चल रहा था। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ये एक कानून आया था जिसको अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट में पास किया था और इसके अकॉर्डिंग हमारे देश को चलाया जा रहा था। आज़ादी मिलने के बाद भी हमने डिसाइड ये किया कि जब तक हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रेडी कर लेते हैं तब तक इस कानून के हिसाब से ही हमारे देश को चलाया जाएगा। क्लियर। तो अभी तक सीन ये है कि हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिलहाल के लिए हमने मान लिया है कि ब्रिटेन के जो राजा हैं वही हमारे भी राजा हैं, इसलिए हम डोमिनियन कहला रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काम चल रहा है, साथ में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग अपने देश को रन कर रहे हैं। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होकर के इम्प्लीमेंट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक इंडियन ही होगा और उसको हम लोग खुद ही इलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अब से 1950 के दिन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उस डेट के बाद से ब्रिटेन के जो राजा थे वो हमारे देश के राजा नहीं हैं। हेड ऑफ स्टेट हमारे अपने खुद के होंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमारे ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं, मतलब हम पूरी तरह से सोवरेन हो गए। हमारे सारे डिसीजंस हमारे अपने होंगे, उस पर किसी का कोई जोर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, सारे ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे हम लोग। तो 1950 के बाद से हम कह सकते हैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। हालांकि इस कंडीशन में भी, डोमिनियन की कंडीशन में भी हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं था। बस ये था कहने के लिए, नाम मात्र के लिए, जो ब्रिटेन के राजा थे वही हमारे राजा थे। अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज है, लगभग 14 कंट्रीज ऐसी हैं जो डोमिनियन स्टेटस के अंडर हैं, जिनमें से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी एक कंट्री हैं जो कि ब्रिटेन के राजा को अपना राजा आज भी मानती हैं। चलता सब कुछ उनका अपने हिसाब से है, अपने रूल्स के हिसाब से, लेकिन कहने के लिए ब्रिटेन के राजा इनके राजा है। चलिए, तो ये हो गई इस जर्नी के बारे में बात। इस जर्नी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे इस जर्नी में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम ये भी हुआ था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी। अब फ्रेम करने में क्या क्या पड़ा हुआ है इस बात को समझ लेते हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, वैसे इसका बैकग्राउंड जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक ब्रीफ में समझ रहे हैं आज के डेट में। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंग्लैंड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, प्लस इंडिया को जितना इनको लूटना था बहुत ही बुरी तरह से लूट चुके थे। तो अब फर्दर इंडिया पे कंट्रोल करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट तो हो नहीं रहा था, इंडिया की हालत ख़राब कर रखी थी। इस वजह से यहाँ पर जो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दो पार्टीज थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी ने अनाउंस किया कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो इंडिया को फ्री कर देंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ और लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी के जीतने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब इंडिया को फ्री करने का समय आ गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही थी इनको। इंडिया के अंदर बढ़ते हुए रिवोल्ट्स, आईएनए की फॉर्मेशन हुई, और साथ में इंडिया का पूरी तरह से इनके ऊपर प्रेशर था, इनसे हैंडल नहीं हो पाता, इन्होंने कहा चलो इसको आज़ाद करो, नहीं तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आज़ाद करने के लिए, आज़ाद तो कर दें लेकिन किसी एक के हाथ में गवर्नमेंट देनी पड़ेगी, जैसे हमने बात समझी थी। तो इस काम के लिए 3 लोगों को इंडिया भेजा गया, 3 लोगों के ग्रुप को इंडिया भेजा गया, उसको बोला गया कैबिनेट मिशन। ये काम हुआ था 1946 में। इन 3 लोगों के ग्रुप की 2 मेन जिम्मेदारियां थी, और वो 2 मेन प्रायोरिटी पे काम क्या करने थे इनको। एक काम ये था कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, जो कि अपनी एक रूल बुक रेडी करेगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आगे चल के देश चलाया जाएगा। और दूसरा काम ये था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे, और वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर ट्रांसफर करके अंग्रेज लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो ये 2 काम यहाँ पे होने थे। इन दोनों कामों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन तो 1946 में ही हो गया था। जुलाई के महीने में, 1947 के जुलाई के महीने में एक एक्ट पास होता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट में ये लिखा था कि 15 अगस्त को इंडिया जो है पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था इस एक्ट की वजह से। और उसके बाद 1949 में जाकर के हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर लिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था तो उसको इम्प्लीमेंट करने का समय था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हो गया तैयार। और इस तैयारी में हमें टाइम कितना लगा? इस तैयारी में हमको टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने टाइम पीरियड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का समय था। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट्स इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, जैसे सिटीजनशिप हो गया, इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया था। इस तरह के कुछ छोटे बड़े पार्ट्स इंप्लीमेंट कर दिए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ होल बाद में इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में। अब ऐसा क्यों किया गया, ये 2 महीने का गैप क्यों लिया गया, इसके पीछे की 2 छोटी छोटी सी कहानियां हैं, जिसको हम आज की क्लास में ही समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आज की डेट को, यानी कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इस डेट को हम रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं। इसको रिपब्लिक डे बोलने के पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इम्प्लीमेंट कर दिया था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बातें लिखी थी। उन बातों की वजह से हमारी देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड हेड होगा, यानी कि जो हमारा देश है उसका हेड जो होगा उसको हम लोग खुद से इलेक्ट करेंगे, किसी कोई वंशानुगत नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड में होता है कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं, तो कोई मोनार्क वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी। हमारे यहाँ क्या होगा, हम अपने हेड को हमेशा कुछ टाइम पीरियड बाद इलेक्शन से इलेक्ट करते रहेंगे। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी चीज़ है, किसी को स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि हाँ ये राजा रजवाड़े के खानदान से तो इनको राजा बना दो, या फिर इनको कोई मंत्री बना दो, या इनको कोई आईएएस ऑफिसर बना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो है कोई भी क्लास की प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी को, सब लोग बराबर होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि पब्लिक ऑफिस सभी के लिए खुले रहेंगे। पब्लिक ऑफिस का नाम जहाँ भी आता है उसको समझते हैं गवर्नमेंट ऑफिस। तो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में सभी की एंट्री है, सभी लोग एग्जाम देके क्रैक करके जो भी प्रोसेस हो उससे जा सकते हैं। किसी लिए कोई वर्ग विशेष के लिए कोई भी काम फिक्स नहीं है। और फिर आता है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर वर्ड जब भी आएगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, पॉपुलर से जनरली हम लोग समझते हैं जो पब्लिक में कॉमन चीज़ें हों, जो तो पब्लिक में सोवरेनिटी थी, लोग अपने हिसाब से रह सकते थे। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी देश में पाई जाती हैं, जिस भी स्टेट में पाई जाती हैं, उसको बोला जाता है रिपब्लिक स्टेट। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में जो जो बातें लिखी थी, उन सभी बातों की अगर समरी निकाली जाए तो इंडिया के पास ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब क्योंकि ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे देश में इस डेट को आई थी, इसलिए हम इस डेट को मनाने लग गए रिपब्लिक डे। क्योंकि ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाने का मतलब है हमारा देश रिपब्लिक हो गया है, और रिपब्लिक हो गया है इसका मतलब हम आज के दिन रिपब्लिक हुआ है। आज का दिन इन द सेंस 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ है, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया।
अब बात यह है कि हमने 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट क्यों किया। जब 26 नवंबर को रेडी हो गया था तो 2 महीने के बाद हमने इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया, इस कहानी को भी समझ लेते हैं। इसके पीछे 2 कहानियां हैं, दोनों कहानी को समझेंगे। तो पहले एक तो कहानी ये है दोस्तों कि 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का, और इस सेशन में हम लोग एक आवाज़ उठाते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज क्या है दोस्तों? अभी से पहले यानी कि इस डेट से पहले जिस स्वराज की बात हो रही थी, उस स्वराज का मतलब था कि हमारे इंटरनल अफेयर्स हमको खुद से मैनेज करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमको करने दीजिए, फाइनेंसेस हमको दे दीजिए अंदर के, क्योंकि हमारे देश की जनता को कैसे चलाना है उस चीज़ को हम बेहतर समझते हैं। आप लोग तो बाहर से हैं, आपको नहीं पता है, तो आप बाहर की चीज़ें संभालिए, अंदर की सारी चीज़ें हमारे हाथ में दे दीजिए, पावर हमारे हाथ में दे, जिससे कि हम अपने देश को अच्छे से चला सकें, उनकी डिमांड को अच्छे से समझ सकेंगे। इस चीज़ को हम लोग स्वराज बोल रहे थे अभी तक। लेकिन अभी इस सेशन के बाद क्या हो रहा है? इस सेशन के बाद ये हो रहा है, अभी तक क्या था कि हमारे जो मेन अथॉरिटी थी, हमारे जो मेन राजा थे, उनको हम ब्रिटेन का ही मानने की डिमांड कर रहे थे। हम कहते कि बस हमको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिए, इसको हम स्वराज बोल रहे थे। अब क्या है कि हम आपके राजा को राजा भी क्यों माने? हम अपने में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, हमारे देश में हमारे हिसाब से चलेगा, हम आपको राजा नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हैं। ये डिमांड शुरू हो गई इस दिन के बाद से। तो इसलिए इस दिन क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। अब दोस्तों डिसाइड ये किया गया कि दिसंबर के बाद तो जनवरी आता है, सीधी सी बात है, तो अगला महीना जो होगा वो जनवरी 1950 होगा। डिसाइड ये किया गया कि इस महीने का जो आखिरी संडे होगा, उस संडे पर हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। आखिरी संडे था 26। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो पहला इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने 26 ऑफ जनवरी 1950 को 1950 नहीं, ये 1930 को मनाया था। ठीक है, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, और यहाँ से अगले 20 साल तक हम लोग इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते रहे। अगले 20 साल इन द सेंस 1949 तक हम इसको सेलिब्रेट करते रहे। जब 1949 तो 26 ऑफ जनवरी 1949 तक तो इसको हमने सेलिब्रेट किया इस दिन को। उसके बाद आता है 26 नवंबर 1949। अब अगर इस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे, वेल इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे इसको बोल रहे हैं, इसको स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाया जाता था। अगर हम 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास अभी 3 तारीख हैं। एक तारीख ये है 26 जनवरी, दूसरी तारीख है हमारे पास 15 अगस्त, जिस दिन हमको एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मिली। 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमने माना था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, जिस दिन क्योंकि हम पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, ये वो दिन था। ठीक है, ये स्वाधीनता दिवस था। 15 दिवस एक्चुअल में हमको वो स्वाधीनता मिली, एक्चुअल में हम इंडिपेंडेंट हुए। अब 26 नवंबर वो दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर इस दिन पर हम इंप्लीमेंट कर देंगे तो 15 अगस्त और 26 नवंबर इन दोनों की तो इंपॉर्टेंस रहेगी, लेकिन इस दिन की इंपॉर्टेंस कहीं खो जाएगी। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, देश की जनता पिछले 20 साल से एक दिन को सेलिब्रेट कर रही थी, अचानक से उसकी इंपॉर्टेंस एकदम खत्म हो जाएगी। इन 20 सालों में सिर्फ इसका सेलिब्रेशन नहीं, इसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, इसलिए इन फीलिंग्स का सम्मान करते हुए डिसाइड ये किया गया कि 2 महीने की बात है, हम लोग 26 जनवरी को ही इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक रीजन और था, ये तो एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो लिखा गया था इंग्लिश में। तो मतलब 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी था वो इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ था। हमारे देश के कुछ लीडर्स का मानना था कि इंग्लिश में हम क्यों लिखे कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बाहर वालों की लैंग्वेज है, हमारे इंडियन ओरिजिन की कोई लैंग्वेज में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखे और उस पर साइन करें वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, हमको किसी भी तरह का गुलामी का कोई प्रतीक नहीं चाहिए। इसलिए हम इंग्लिश पे साइन अगर कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन हम अपने देश की किसी एक लोकल लैंग्वेज में भी करेंगे। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, इसलिए डिसीजन ये हुआ कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, हिंदी में भी साइन किया जाएगा, इंग्लिश में भी साइन किया जाएगा, तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस काम में भी करीबन 2 महीने लग जाने थे। तो यहाँ पर 2 महीने का बहुत अच्छा संयोग बैठा कि यहाँ पर भी 2 महीने लग जाने हैं, और यहाँ पर भी हम 2 महीने अगर इंतजार कर ले तो इस दिन की इंपॉर्टेंस भी खत्म नहीं होगी। इसलिए फाइनली डिसाइड ये किया गया कि हम 2 महीने डिले कर देंगे अपने इंप्लीमेंटेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा 26 ऑफ जनवरी 1950 में। तो क्या दिन आ गए? 26 ऑफ जनवरी 1950 आ गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया। इंप्लीमेंट होते ही हमारा देश हो गया रिपब्लिक, और इसीलिए इस दिन को हम मनाने लगे रिपब्लिक डे के रूप में। ठीक है, तो आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी। और एंड में आप सभी को हम एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाना चाहेंगे। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब
प्राइम मिनिस्टर कौन था, कहाँ का, इंडिया का नहीं, यूनाइटेड किंगडम का। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं अपने आज के सेशन को एंड। मिलेंगे जल्दी ही किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लेट्स मीट सून इन सम अदर क्लास। जय हिंद, जय भारत।